हम लोग कांग्रेस में गरम दल पढ़ रहे थे, कांग्रेस में हम लोग गरम दल पढ़ रहे थे। नरम दल की यात्रा हम लोगों ने कर लिया है कि नरम दल क्या था, नरम दलीय शैली कैसी थी। वो प्रार्थना करते थे, वो याचना करते थे, सरकार के विरोध में प्रस्ताव पारित करते थे और उसको मनवाने के लिए सरकार से आग्रह करते थे, अनुरोध करते थे। वो बंद कमरों की राजनीति किया करते थे, वो 3 दिन की बैठकें किया करते थे, ठीक है, और लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपनी मांग को रखते थे। नरम दल और गरम दल में बेसिकली जो अंतर था वो क्या था कि दोनों के शैली जो थी वो अलग थी। एक की उग्रवादी शैली थी और एक की शांतिपूर्ण शैली थी, लेकिन लोकतांत्रिक शैली दोनों की होने जा रही है, दोनों ही लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। अब नरम दल की कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से भी गरम दल का उदय हुआ। गरम दल के उदय में सबसे बड़ी भूमिका निभाया कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही थी, सरकार बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर रही थी, यह भी गरम दल के उदय का एक बड़ा कारण बना। उसके बाद नरम दलीय जो गतिविधि थी, नरम दलीय जो तरीका था, उस तरीके से युवाओं को अपने साथ नहीं जोड़ना, छात्रों को अपने साथ नहीं लेना, बंद कमरे की राजनीति करना, सरकार का खुलकर विरोध न करना, सरकार में आस्था रखना, इन शैली से भी युवा और उग्र राष्ट्रवादी नाराज थे। तो ये नाराजगी भी कहीं ना कहीं गरम दल के उदय का कारण बनी। फिर हमने बताया था कि जो आधुनिक विचार वगैरह आ रहे थे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या इटली ने कैसे इथोपिया ने इटली को हराया, कैसे जापान ने रूस को हराया, ये जो विचार थे, इन विचारों का प्रभाव भी जो है वो युवाओं पर हो रहा था कि भाई अंग्रेज अपराजित नहीं है और ये इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि इनको पराजित नहीं किया जा सकता या इनको डराया नहीं जा सकता। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि आधुनिक विचारों का अच्छा खासा प्रभाव मिल रहा था। कहीं ना कहीं सामाजिक बंधनें जो है वो टूट रही थी, लोगों में एकीकरण हो रहा था, एकता आ रही थी। और इसी समय अंग्रेजों ने क्या किया था, तो हमने बताया कि 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्जन ने क्या किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और उन्होंने तर्क यह दिया कि भाई प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक आधार को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो बंगाल का डिवीजन हुआ ये इसलिए नहीं हुआ था, ये राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करने का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करना है। और राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में 1905 में बांट दिया और ऐसे बांटा कि पूर्वी भाग में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे और पश्चिमी भाग में बांग्ला और गैर बांग्ला बोलने वाले लोग आपस में लड़ेंगे। मतलब उनका मेन काम था बंगाल को बांटने का कि कैसे वो हमारी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर पाए, कैसे जो हम एक हो रहे हैं इसको कमजोर कर पाए। यहां पे ये जो कारण था, यहां पे नरम दलीय जो है वो कमजोर पड़ गए और गरम दलियों ने आगे आकर कहीं ना कहीं आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और इसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी के विरोध में, ये देखिए यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो इसी के विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां पे तिलक की भूमिका बहुत अग्रणी हो गई। इसके विरोध में जब बंटवारा किया गया, बंगाल का जब डिवीजन 1905 में किया गया, तो इसके विरोध में उपवास रखे गए, गंगा में डुबकी लगाई गई, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, समझ रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां की गई क्योंकि सिर्फ विरोध प्रदर्शित करना था। हमने कहा नरम दल सड़क पे नहीं आएगा, लेकिन गरम दल सड़कों की राजनीति करेंगे, ये सरकार की आलोचना करेंगे, सड़कों पे आएंगे, ये खुल के विरोध करने जा रहे हैं, ये उग्रवादी तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालने जा रहे हैं। तो बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं गरम दल के उदय या गरम दल को फ्रंट पे लाने का एक बड़ा कारण था। और बंगाल के विभाजन को कर्जन ने यह सोचकर किया कि भाई बंगाल का विभाजन करेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना कमजोर पड़ जाएगी और राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यह बात कर्जन के ऊपर उल्टा ही भारी पड़ गई। भाई जो सोच के उन्होंने किया था, यह बात उन पे उल्टा ही भारी पड़ गई। और यहां पे हमने क्या किया, पहली बार पूरे भारत की जनता सड़कों पे आ गई कि भाई बंगाल के विभाजन को रद्द करिए, बंगाल विभाजन को रद्द करिए। कर्जन ने ऐसा और अंग्रेजों ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो तो हमको लड़ाना चाहते थे, लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में हमने तो राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित कर दी। और देखिए 19वीं सदी के भारत की, 19वीं-20वीं सदी के भारत की ये एकता के रूप में प्रदर्शित की गई पहली सबसे बड़ी घटना होगी, जहां पे अंग्रेजों को लगेगा कि अब भारत पूरा उनके विरोध में खड़ा हो रहा है। भाई बंगाल, इसके पहले देखो अंग्रेजों ने जब भारत को जीता तो किसी राज्य को जीत रहे थे तो दूसरे राज्य को फर्क नहीं पड़ता था। किसी राज्य में कोई घटना होती थी तो इस बात का दूसरे किसी राज्य में फर्क नहीं पड़ता था।
लेकिन अब राज्यों पे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अब बंगाल को बंगाल नहीं मान रहे हैं, वो अखंड भारत का एक हिस्सा मान रहे हैं, कि अखंड भारत का एक पार्ट मान रहे हैं। और उसके पार्टीशन का मतलब है, उसको बांटने का मतलब है कि आपने भारत को बांटने का प्रयास किया है और आपने हमारे क्या किया है, अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। तो इसलिए बंगाल ही नहीं अपितु पूरे भारत की जनता ने इसको बहुत सीरियसली लिया और इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की। और यहीं से कहीं ना कहीं गरम दल की भूमिका भी क्या हुई, यहीं से कहीं ना कहीं गरम दल की भूमिका जो है वो खुलकर सामने आई और इस जो आंदोलन था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसको नेतृत्व प्रदान किया गरम दल ने। अब देखिए स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं में, शिक्षण संस्थाओं में या अन्य गतिविधियों में क्या करना, अपने देश की चीजों को, अपने स्वदेश की चीजों को अपनाना, इसको क्या कहते हैं, स्वदेशी। और बहिष्कार का मतलब विदेशी शिक्षण संस्था, विदेशी का मतलब अंग्रेजों द्वारा निर्मित शिक्षण संस्था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनके द्वारा बनाई गई चीजें, इन सब का क्या करना, बहिष्कार करना। अब देखो जो बहिष्कार की शुरुआत हो रही है ना, वो बंगाल विभाजन के विरोध में हो रही है। गांधी जी इसी कॉन्सेप्ट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। भाई जो हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं, गांधी जी भी तो असहयोग आंदोलन में यही बात कहने जा रहे हैं कि भाई अंग्रेजों का सहयोग मत करिए। और ये हमने बंगाल विभाजन के टाइम भी आगे नेतृत्व में आकर किया कि भाई स्वदेशी अपनाइए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। आंदोलन को गति मिली, लेकिन इसी समय क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत तीव्र गति पकड़ रहा था, बहुत तीव्रता से फैल रहा था, हर जगह विरोध हो रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा देखो भाई ये एकता आ रही है, ये क्या हो रहा है, एकता आ रही है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं। वो जो बांटने का प्रयास किए थे वो बट नहीं रहे, एक हो रहे हैं। तो उन्होंने इसी समय रूढ़िवादी मुस्लिमों को समझाने की कोशिश की कि देखो ये रक्षाबंधन का त्यौहार, ये गंगा में डुबकी लगाना, ये तो हिंदूवादी तरीके हैं, ये तो हिंदुओं के तरीके हैं भाई, आप इस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। अब ये बात जब उनको समझाने का प्रयास किया तो अब रूढ़िवादी मुस्लिम इस बात से क्या हुए, थोड़े से अलग हुए। और इसी बीच 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना, और उसके बाद कुछ सांप्रदायिक झड़पें वगैरह शुरू हुई, कुछ सांप्रदायिक दंगे वगैरह शुरू हुए। बात समझ में आई। अब जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो फिर भी एक व्यापक, इसमें किसान अलग रहे, किसान बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद भी किसान आंदोलन करेंगे और किसानों का बहुत बुरी तरह से शोषण हुआ होगा। किसान इस समय अकाल की स्थिति में है, बहुत बुरी कंडीशन है उस समय के वर्तमान किसानों की, तो किसान इसमें पार्टिसिपेट करने से बचेंगे। लेकिन निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, शिक्षित वर्ग, ये सब एक साथ आ रहे हैं, ये सब एक साथ आ रहे हैं, व्यापारी एक साथ आ रहे हैं, मजदूर भी आएंगे, कुछ हिस्से के मजदूर भी साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्षेत्रीय प्रसार और लोगों की भूमिका इसमें ज्यादा होने जा रही है और इसका केंद्र बंगाल बनने जा रहा है, लेकिन आंदोलन पूरे भारत में होने जा रहा है। भाई केंद्र बंगाल बनेगा लेकिन आंदोलन पूरे भारत में होगा, आंदोलन पूरे भारत में उठने जा रहा। बात समझ में आई। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां हमने तिलक के बारे में भी कुछ संदर्भ में चर्चा किया था, भाई मराठा अखबार, ठीक है, उसके बाद केसरी अखबार, ठीक है, उसके बाद तिलक जेल जाएंगे और इसी के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद ही कुछ घटना घटित होगी और उसमें क्या होगा, तिलक को 6 साल की जेल हो जाएगी। 1908 में तिलक जेल चल जाएंगे और जैसे ही तिलक जेल जाएंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। और तिलक अब 1914, हाँ 1897 में जेल गए थे, हाँ 18 महीने के लिए जेल गए थे। उसके पहले वो 4 महीने के लिए जेल जाएंगे, उसके पहले वो 4 महीने की जेल की यात्रा करेंगे, फिर 18 महीने की जेल की यात्रा करेंगे, अब 6 साल की जेल की यात्रा करेंगे, ठीक है। अब 6 साल वो जेल में जाएंगे, 1908 में जाएंगे, 1914 में वापस आएंगे। और भी जो उग्रवादी नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे नेताओं को क्या किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, जो इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की, इसका प्रभाव आप जब बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे ना तो हर क्षेत्र में दिखेगा कि स्वदेशी आंदोलन कैसे उद्योग के क्षेत्र में, इस समय बहुत बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं उद्योग के क्षेत्र में भी स्वदेशी जो है वो लाया जाएगा, लाए जाने का, सीमेंट वगैरह के उद्योग बेसिकली खोले जाएंगे, ठीक है, उद्योगों को, नए भारत में उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और इसी समय आर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में जैसे इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अजंता एलोरा का चित्रकला, इन सब के क्षेत्र में भी काम किया जाना शुरू हो जाएगा। तो कला के क्षेत्र में भी हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं
स्वदेशी के ऊपर बात करेंगे, उद्योग के क्षेत्र में हम स्वदेशी के ऊपर बात करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम स्वदेशी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि भाई राजनीति भी हमारी होनी चाहिए। तो हर क्षेत्रों में अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्वदेशी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सामाजिक आधार हमने बताया कि भाई कैसे कैसे इनका सामाजिक आधार होगा, और फिर हमने बताया कि कैसे क्षेत्रीय प्रसार इसका पूरे भारत में इसका उदाहरण मिलने जा रहा है कि पूरे भारत में इसका क्षेत्रीय प्रसार जो होगा वो देखा जाएगा। पहला ऐसा आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो अहिंसक तरीके से, जिसका प्रभाव पूरा भारत में होगा। मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक नाम आता है वैलेंटाइन चिरॉल। वैलेंटाइन चिरॉल ने तिलक को राजनीति की अशांति का जनक कहा है। मतलब आधुनिक भारत में राजनीति की अशांति का जनक कहा है तिलक को। तिलक वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, वो भीड़ तैयार करेंगे, वो माहौल, ये स्वदेशी और बहिष्कार तैयार करेगा जिसको महात्मा गांधी आगे लेकर जाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म को, इसी तरीके को महात्मा गांधी ग्रेजुअली आगे लेके जाने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन ये असफल क्यों हो गया भाई? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन असफल क्यों हो गया? असफल होने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे? अगर इतना आंदोलन था और आंदोलन सफल हुआ तो आजादी हमको उसी समय मिल गई होती, स्वराज हमें उसी समय मिल गया होता, 1905 में, 1907 में मिल गया होता। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के असफल होने के पीछे क्या कारक जिम्मेदार थे? ये असफल क्यों हो गया? तो पहला कारण था सरकार की दमनात्मक नीति। सरकार जो है वो बहुत तीव्रता से, बहुत क्रूवल तरीके से दमन कर रही थी। राजनीतिक नेताओं को जेल भेज देना, ठीक है, उनके किसान जो जमींदार शामिल होंगे उनके से उनकी जमीनें छीन लेना, अन्य गतिविधियों। तो सरकार क्या कर रही थी? पहले तो बहुत कठोरता से दमन कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। अब कांग्रेस जब संगठन रूप से ही कमजोर पड़ जाएगी और इस आंदोलन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जब कांग्रेस ने, भाई उस समय भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी, और जब कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा? संगठनात्मक कमजोरी आ जाएगी, संगठन कमजोर हो जाएगा। और जब संगठन कमजोर हो जाएगा तो आंदोलन तो कमजोर होना ही था। बात समझ में आ रही है कि जब संगठन कमजोर हो जाएगा तो आंदोलन तो कमजोर होना ही। तो दो कारण बेसिकली इसके लिए, असफलता के लिए जिम्मेदार रहे कि पहला क्या हुआ कि पहले सरकार ने बहुत क्रूरली दमन किया, बहुत निर्ममता से दमन किया, और दूसरा कि कांग्रेस अपने संगठनात्मक कमजोरी को दूर नहीं कर पाई, और आंदोलन के दौरान ही 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कांग्रेस का विभाजन ही पढ़ेंगे, कांग्रेस कैसे विभाजित होगी। क्योंकि विचारधाराओं का अंतर था और दो विपरीत विचारधाराओं के व्यक्ति एक साथ सर्वाइव करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। भाई दो व्यक्तियों के अगर विचार एक साथ मेल नहीं खाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। वो कहने की बातें होती है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां इस कंडीशन में अगर दो लोगों के विचार अलग हैं, एक दूसरे विचारधारा का व्यक्ति, एक दूसरे विचारधारा का व्यक्ति है, तो देखो प्रेम भी उन्हीं के बीच बहुत ज्यादा होगा, लेकिन संघर्ष भी उन्हीं के बीच बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, जीवन में मजा तभी है जब वास्तव में दो विचार के व्यक्ति हों, क्योंकि ऐसे तो लगेगा ना एकदम शांति में जिंदगी जी रहे, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, है ना। तो दो विपरीत विचारधाराओं के व्यक्ति हों तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था, नेताओं में भी आपसी मतभेद चल रहे थे, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, तिलक का जेल जाना। क्योंकि देखो नेतृत्व कौन कर रहा है? तिलक कर रहे हैं। अगर तिलक जेल चले जाएंगे तो नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा, और नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो ये 3-4 कारक आप बता सकते हैं कि क्यों आंदोलन कमजोर पड़ गया। बाकी जो लिखेंगे वो हम लिख लेंगे कि और आंदोलन कमजोर पड़ने के क्या करते, फिर वहां समझेंगे। अब एक बैकग्राउंड एक बनाने की कोशिश करिए कि भाई क्या बैकग्राउंड था, ये क्यों था, क्या था, इसके सफलता के क्या कारण थे, इससे लोग कौन से जुड़े हुए थे और कौन कौन से एरिया में ये हुआ था। क्लियर है। और किसी भी आंदोलन को ऐसे ही पढ़िए कि कोई आंदोलन है तो आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके प्रमुख नेता क्या है, इसकी गतिविधि क्या हो रही है, और आंदोलन के दौरान अगर आंदोलन असफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं, और ये कहां कहां कौन कौन से हिस्से में हो रहा है, ये आंदोलन कौन कौन से हिस्से में हो रहा है। क्लियर है? एनी डाउट?